दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को पसंद है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसके अंदर दोस्तों आज हम पोएट्री की हिस्ट्री की बात करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ मैंने पहले डिस्कस की है वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं मेनली फोकस करूंगा इंग्लैंड के पोएट्स पर, मतलब जो हमारे लिए ज़रूरी है। ब्रिटिश हिस्ट्री दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है किसी भी टाइप के एग्जाम के लिए इंग्लिश लिटरेचर के। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। हर टाइप के पार्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा इस वीडियो में। शुरू करते हैं। इंग्लैंड में इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई जो सबसे शुरुआती पोएट्री मिलती है वो 7th सेंचुरी में लिखी गई होगी। जब एंग्लो सैक्सन्स इंग्लैंड में थे तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो पोएट्री लिखी गई थी वो एंग्लो सैक्सन्स के टाइम पर सबसे शुरुआती पोएट्री लिखी गई थी। उस वक्त एक बीड नाम का सेंट था, आप सर्च करना। उसने उस एज में बहुत कुछ नोट किया था, मतलब कि वो उस एज की हिस्ट्री लिखता था। तो उसका एक बहुत ही फेमस वर्क है दोस्तों, एक्लीजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। ये जो वर्क है इसमें उस एज की हिस्ट्री मिलती है, तभी इसको टाइटल मिला है दोस्तों फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। तो इसने उस वक्त का एक बहुत बड़ा पार्ट बताया है कैडमैन को। कैडमैन एक इलिटरेट हर्ट्समैन था। हर्ट्समैन का मतलब जो भेड़ बकरी वगैरह चराते हैं। तो इसने उस वक्त कमाल की पोएट्री लिखी थी। इसने एंग्लो सैक्सन पोएट्री में काम किया है। कैडमैन दोस्तों मिडिवल सोर्सेज के अकॉर्डिंग 12 एंग्लो सैक्सन पोएट्स में से एक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि एंग्लो सैक्सन्स के टाइम पर जितनी भी पोएट्री लिखी गई थी उनकी डेट्स नहीं मिलती, तो इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल जो ग्रेट एपिक पोएम है बियोवुल्फ, उसकी डेट का नहीं पता, सिर्फ अंदाजे लगाए जाते हैं। तो इसलिए इन पोएट्री की 4 कैटेगरीज बना दी गई है। पहली कैटेगरी है कैडमैन मैन्युस्क्रिप्ट, दूसरी कैटेगरी है वर्कली बुक, तीसरी है एक्सेटर बुक और चौथी है बियोवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट। दोस्तों मैंने आपको बताया था इनकी पोएट्री का सिस्टम बहुत अलग था। ये लोग अपनी पोएट्री में कंप्लीटली डिपेंडेंट थे एलिट्रेशन पर बजाय कि राइम के। इन लोगों में पोएट्री में एलिट्रेशन तो ज़रूरी था, लेकिन राइम सिर्फ ये दिखावे के लिए यूज़ करते थे। जबकि बाद की पोएट्री में क्या हुआ, जैसे आज की पोएट्री में राइम ज़रूरी है, एलिट्रेशन हम सिर्फ दिखावे के लिए यूज़ करते हैं। तो इनका उल्टा था, ये एलिट्रेशन तो ज़रूरी यूज़ करते थे, राइम सिर्फ दिखाने के लिए यूज़ करते थे। फिर इसके बाद नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई। नॉर्मन लोग जब इंग्लैंड में आए तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज बोलना शुरू कर दिया। इसके बाद नॉर्मल लैंग्वेज कोर्ट्स पार्लियामेंट्स वगैरह में यूज़ की जाने लगी। उन्होंने नेटिव्स के साथ में अपनी लैंग्वेज को मिक्स कर दिया। अब अपर क्लास लोग तो बन गए एंग्लो नॉर्मन, और एंग्लो सैक्सन की इंग्लिश जो लैंग्वेज थी वो दब गई। इस वक्त दोस्तों लैटिन लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। फिर दोस्तों 13th सेंचुरी में लायमन नाम का एक इंग्लिश पोएट था। उसने ब्रूट नाम का एक वर्क लिखा, क्योंकि उस माहौल में इंग्लिश में लिखा हुआ एक पार्टिकल वर्क था। इसलिए दोस्तों J.R.R. टॉलकिन ने इस लायमन को एक ट्रांसमीटर बोला है। उस माहौल में इसने इंग्लिश में वो वर्क लिखा, और दोस्तों मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में ये वर्क लिखा गया था, जिसकी लैंग्वेज को देखकर ऐसा लगता था कि एंग्लो सैक्सन्स का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस अभी भी बना हुआ था इंग्लिश लैंग्वेज पर। फिर ऐसे ही टाइम के साथ 1362 में इस लैंग्वेज ने इंग्लिश लैंग्वेज में पार्लियामेंट में फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेजेस की जगह ले ली। इंग्लिश लैंग्वेज आ गई अब पार्लियामेंट्स वगैरह में। मिडिवल एजेस में जो वर्क्स लिखना दब गए थे उस वक्त, फिर 14th सेंचुरी में फिर से इंग्लिश में मेजर वर्क्स लिखना शुरू हो गया। कि उस वक्त सो कॉल्ड पर्ल पोएट ने अपने वर्क्स लिखे। पर्ल पोएट को दोस्तों गावन पोएट भी बोलते हैं। इन्होंने वर्क लिखे थे पर्ल, पेशेंस और क्लीननेस। लैंगलैंड ने, पियर्स, प्लूमैन और चॉसर ने भी अपनी पोएम्स लिखी दोस्तों। ये थी मिडिवल एजेस की पोएट्री। फिर आता है इंग्लैंड में रेनेसा, बहुत बाद में 1509 के आसपास, और 1660 तक, जब तक कि रेस्टोरेशन एज नहीं आ गई तब तक ये रेनेसा रहा था। विलियम कैक्सटन ये वो थे जिन्होंने मूवेबल ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी को इंग्लैंड से इंट्रोड्यूस करवाया था 1474 में, जिसका मतलब ये था कि और ज़्यादा राइटर्स और थिंकर्स अब सामने आने वाले थे। तो विलियम कैक्सटन ने क्या किया, ये सबसे पहले प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे इंग्लैंड में। इन्होंने चॉसर और गोवर के वर्क्स को प्रिंट किया ताकि नेटिव पोएटिक ट्रेडिशन का आइडिया एस्टेब्लिश किया जा सके। और दोस्तों इस वक्त सर थॉमस मोर और थॉमस एलियट ये वो राइटर्स थे जिन्होंने इंग्लिश ऑडियंस में न्यू लर्निंग को बढ़ावा दिया। और दोस्तों ये लोग थे जिन्होंने इंग्लैंड में रेनेसा लाने की कोशिश की। और इस वक्त बहुत अच्छे अच्छे काम हुए थे। रिफॉर्मेशन, ब्रिटेन को अपनी नेवी की पावर का पता चला, और 1535 में चर्च ऑफ इंग्लैंड को इस्टेब्लिश किया गया।
तो इससे इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक लाइफ को बढ़ावा मिला। अब बात करते हैं अर्ली रेनेसा की पोएट्री की। इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि रेनेसा कैसे आया। तो दोस्तों मिडिवल एजेस और रेनेसा के बीच में एक पोएट थे जॉन स्केल्टन। उन्होंने अपनी कुछ पोएम्स लिखी है दोस्तों, नाम याद कर लेना। और दोस्तों इन्हीं पार्ट्स को, जो कि दो एजेस के बीच के पार्ट्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर पार्ट्स। जॉन स्केल्टन ने किंग हेनरी 8 को भी पढ़ाया है दोस्तों। किंग हेनरी 8 भी नए किंग बने थे उस टाइम पर, तो इनका भी पोएट्री की तरफ इंटरेस्ट था। ये मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि कैसे पोएट्री की शुरुआत हुई रेनेसा में। फिर आते हैं सर थॉमस वाइट। ये भी दोस्तों शुरुआती रेनेसा के पार्ट्स में से एक थे और इन्होंने इंग्लिश पोएट्री में बहुत से इनोवेशंस किए हैं दोस्तों। के साथ में हेनरी हावर्ड और अर्ल ऑफ सरी। दोस्तों इन्होंने इटली से सीखकर इंग्लैंड में सोनेट का मतलब बताया 16वीं सेंचुरी में। थॉमस वाइट जो थे, इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं दोस्तों। ये इस लैंग्वेज को सिविलाइज बनाने के लिए, इस लैंग्वेज की इतनी पावर बढ़ाने के लिए कि ये अपने पड़ोसी देशों की लैंग्वेजेस के सामने खड़ी हो सके, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। और इसके लिए इन्होंने उस एज में एक इटालियन पोएट पेट्रार्क को कॉपी करना शुरू किया, पेट्रार्क की सोनेट्स को, लेकिन उसी के साथ ये अपनी खुद की सोनेट्स भी लिखा करते थे। सब्जेक्ट मैटर तो पेट्रार्क की सोनेट्स में से उठाया। पेट्रार्क की सोनेट्स में क्या होता था? एक ऑक्टेव होता था, फिर एक टर्न आता था जिसको बोला जाता था वोल्टा, और उसके बाद में सेस्टेट। लेकिन ये पोएम जो होती थी, पेट्रार्कन सोनेट्स जो होती थी, ये राइमिंग कपलेट से खत्म नहीं होती थी। तो थॉमस वाइट ने क्या किया? ऑक्टेव तो पेट्रार्क की सोनेट में से उठा लिया और सेस्टेट अपने हिसाब से बनाया। यहीं से दोस्तों इंग्लिश सोनेट की शुरुआत होती है और इंग्लिश सोनेट्स खत्म होती है एक राइमिंग कपलेट के साथ में। ये तो हो गए पोएट्री में शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स। फिर आती है एलिजाबेथन एज, रेनेसा में एलिजाबेथन एज। यहाँ पर पोएट्री में वैरायटी आ गई दोस्तों। एलिजाबेथन सॉन्ग का ट्रेडिशन चालू हो गया, कोर्टली पोएट्री और क्लासिसिज्म, क्लासिक राइटर्स से बहुत कुछ सीखा गया और वर्ड्स बेस्ड ड्रामा की डेवलपमेंट हुई। पहले तो एलिजाबेथन सॉन्ग के ट्रेडिशन के बारे में आपको बताता हूँ। तो सॉन्ग्स में निकोलस ग्रीमल्ड, थॉमस नैश और रॉबर्ट साउथवेल, इन्होंने लिखे थे सॉन्ग्स। इनके अलावा और भी सॉन्ग्स लिखे गए जिनके राइटर्स के नाम नहीं पता। अब इन्हीं सॉन्ग राइटर्स में एक सबसे ग्रेटेस्ट नाम है दोस्तों थॉमस कैंपियन। ये थॉमस कैंपियन दोस्तों इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने मीटर्स में एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इन्होंने बहुत सारे ल्यूट सॉन्ग्स लिखे हैं, इन्होंने मीटर में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ये सॉन्ग राइटर्स थे उस एज के। 1557 का एक वर्क है रिचर्ड टोटेल का, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। तो ऐसे में मिक्स में पब्लिश करवाया जाता था सोनेट्स और सॉन्ग्स को उस वक्त। तो इस वक्त बहुत सारे सॉन्ग राइटर्स सॉन्ग्स को हाई म्यूजिकल लेवल तक लेके गए थे। फिर आती है दोस्तों कोर्टली पोएट्री। इसमें सबसे बड़ा नाम है एडमंड स्पेंसर का, जिन्होंने फेयरी क्वीन को लिखा, और सर फिलिप सिडनी जिन्होंने आर्केडिया को लिखा। तो इन दोनों ने कोर्टली पोएट्री लिखी है, सर फिलिप सिडनी और एडमंड स्पेंसर ने। यही दोस्तों कोर्टली ट्रेंड जो था, ये एडमंड स्पेंसर की वर्क शेफियर्ड्स कैलेंडर में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों सर वॉल्टर रॉली और विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स, इनमें भी दोस्तों कुछ हद तक कोर्टली पोएट्री देखने को मिलती है। आता है क्लासिसिज्म, मतलब क्लासिकल इन्फ्लुएंस एलिजाबेथन पोएट्री पर। वर्जिल की एनियड, थॉमस कैंपियन के मीटर में एक्सपेरिमेंट्स, एडमंड स्पेंसर की शेफियर्ड्स कैलेंडर और विलियम शेक्सपियर के प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में जो पोएट्री लिखी गई है, उसके अंदर आप क्लासिसिज्म का असर देख सकते हो। इन सारे वर्क्स पर आप क्लासिसिज्म का असर देख सकते हो दोस्तों। इस टाइम पर क्लासिकल माइथोलॉजीज पर भी पोएम्स लिखी जाती थी, जैसे शेक्सपियर की वीनस एंड एडोनाइस और क्रिस्टोफर मार्लो की पोएम हीरो एंड लिएंडर। ये दोनों पोएम्स अच्छा एग्जाम्पल है एलिजाबेथन एज में क्लासिकल माइथोलॉजीज पर लिखने वाली पोएम्स का। और क्लासिकल वर्क्स का ट्रांसलेशन भी बहुत ज़्यादा होता था इस एज में। तो क्लासिकल इन्फ्लुएंस भी देखने को मिल सकता है आपको इस एज की पोएट्री पर। तो ये हो गई एलिजाबेथन एज की बात। फिर आती है जैकोबियन एज और कैरोलिन एज। अब दोस्तों जैकोबियन एज आते आते बहुत सारे पोएट्स एडमंड स्पेंसर के ट्रेडिशन को फॉलो करने लगे थे। स्पेंसर के फॉलोवर्स बन गए थे और इनको बोला जाता था स्कूल ऑफ स्पेंसर। और कुछ पोएट्स ऐसे भी थे जो बैन जॉनसन की लिरिक स्टाइल को फॉलो करते थे और चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे। ऐसे पोएट्स को बोला जाता था कैवेलियर पोएट्स। लेकिन दोस्तों इन तीनों टाइप्स में, मेटाफिजिकल, स्कूल ऑफ स्पेंसर और कैवेलियर पोएट्स, इन तीनों में बाउंड्रीज क्लियर नहीं है। वैसे ही कहा जाता है कि ये तीन कैटेगरीज में उस वक्त ऐसे पोएट्स थे, कैवेलियर पोएट्स, मेटाफिजिकल पोएट्स और स्कूल ऑफ स्पेंसर, जो स्पेंसर के फॉलोवर्स थे। उसके बाद जॉन मिल्टन, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट माने जाते हैं दोस्तों। उन्होंने रिलीजियस और पॉलिटिकल लिखा
और इनको इंग्लिश रेनेसां का लास्ट मेजर पार्ट माना जाता है दोस्तों, जॉन मिल्टन को, जिन्होंने बड़ी बड़ी पोएम्स लिखी। आपको कुछ फ़र्क बताता हूँ इस टाइम के पार्ट्स के बीच में। मेटाफिजिकल पार्ट्स का जो ग्रुप था वो तो विटी और कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल में पोएट्री लिखते थे। इनमें शामिल थे जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉन, एंड्रयू मार्वेल, रिचर्ड क्रैशो। ये सब थे मेजर मेटाफिजिकल पार्ट्स। इन्होंने ऐसी पोएम्स लिखी जिसमें ये अपनी विट को दिखाते थे, हम कितने समझदार और पढ़े लिखे हैं। और दोस्तों जॉन मिल्टन ने भी इन्हीं के स्टाइल में एक पोएम लिखी है कॉमर्स नाम की, इन्हीं के मेटाफिजिकल स्टाइल में लिखी है। मैं आपको बता दूं कि मेटाफिजिकल पार्ट्स बार बार आउट ऑफ फैशन होते रहे हैं, मतलब ये बार बार आउट ऑफ फैशन जाते रहे हैं। तो 20th सेंचुरी में एक पोएट थे टी.एस. एलियट, उन्होंने जॉन डन की मेटाफिजिकल जो विट थी उसको पॉपुलर किया। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैवेलियर पार्ट्स के बारे में। ये उन पार्ट्स का ग्रुप था जो चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करता था और मेटाफिजिकल पार्ट्स से बिल्कुल उल्टा सोचता था, मतलब कि लाइट मैनर में मजे के लिए आर्टिफिशियल स्टाइल यूज करके पोएट्री लिखनी है। और दोस्तों इन पार्ट्स का एक क्लास था जो कि चार्ल्स फर्स्ट को उस टाइम पर सपोर्ट करता था, तो इनको बोला जाता था कैवेलियर पार्ट्स। इन कैवेलियर पार्ट्स में शामिल थे बैन जॉनसन, जिनको ये अपना आइडल मानते थे, रॉबर्ट हैरिक, सर जॉन सकलिंग, रिचर्ड लवलेस और एडवर्ड वेलर। ये सब थे उस वक्त के कैवेलियर पार्ट्स। इन पार्ट्स ने ऑगस्टिन्स को बड़ा इन्फ्लुएंस किया था। ऑगस्टिन्स इनकी बड़ी तारीफ करते थे, इनकी बात की जो एज थी ऑगस्टिन एज, वो बड़ी तारीफ करते थे इनकी कैवेलियर पार्ट्स की। फिर आती है दोस्तों रेस्टोरेशन एज की पोएट्री। इस एज में मैं बात करूंगा सबसे पहले मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की, क्योंकि ये रेस्टोरेशन एज की सबसे बड़ी पोएम मानी जाती है दोस्तों। नो डाउट मिल्टन इस एज के सबसे ग्रेट पार्ट थे। और इनके अलावा रेस्टोरेशन एज में एक अच्छे लेवल की पोएट्री से गिरकर पार्ट्स ने सटायर्स लिखना शुरू कर दिया था। इन सटायर्स लिखने में सैमुअल बटलर, जॉन ड्राइडन, जोनाथन स्विफ्ट और बाद में अलेक्जेंडर पोप और सैमुअल जॉनसन, इन सब ने सटायरिकल पोएम्स लिखी। अब शुरुआती सटायर्स तो डिफेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और एस्टैब्लिश चर्च और गवर्नमेंट के लिए लिखे जाते थे, लेकिन पोप जैसे पोएट्स ने सटायर जैसे गिफ्ट का यूज अपने ही तरीके से करना शुरू कर दिया। दोस्तों 18th सेंचुरी की इस एज को ऑगस्टन एज बोला जाता है, क्योंकि किंग ऑगस्टस के टाइम पर जो क्लासिकल पोएट्स थे उनके वर्क्स को इस एज में कॉपी किया गया। ये पोएट्स जो थे खुद को उनके लेवल तक, उन क्लासिकल पोएट्स के लेवल तक पॉलिश करने की कोशिश करते थे। और इस टाइम पर कुछ विमेन पोएट्स भी थी, जैसे एफ्रा बेन, एन कैलिग्रू, कैथरीन फिलिप्स, मार्गरेट कैवेंडिश। फिर इसके बाद 18th सेंचुरी की एंड में कुछ ये ऑगस्टन एज के बीच में ही कुछ ऐसे भी पोएट्स थे जो कि इन ऑगस्टन आइडियाज से दूर जा रहे थे और खुद के सेंटिमेंट्स पर लिखते थे। दोस्तों इन पोएट्स को बोला जाता है ग्रेवयार्ड पोएट्स। इन ग्रेवयार्ड पोएट्स के नाम है थॉमस ग्रे, जॉर्ज क्रैब, क्रिस्टोफर स्मार्ट, रॉबर्ट बर्न्स और एक आयरिश पोएट ओलिवर गोल्डस्मिथ। ये जो ग्रेवयार्ड पोएट्स थे इन्होंने रोमांटिक मूवमेंट लाने में अपनी कुछ हेल्प की एक तरह से। फिर रोमांटिक मूवमेंट में विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, पी.बी. शैले, लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स, ये थे रोमांटिक मूवमेंट के पार्ट्स। इनके बारे में पहले कई वीडियोस में बता चुका हूँ। दोस्तों शैले का एक वर्क था द मास्क ऑफ एनार्की, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि महात्मा गांधी का पैसिव रेसिस्टेंस जो था इसी से इन्फ्लुएंस था। मास्क ऑफ एनार्की के अंदर शैले ने नॉन वायलेंस की बात की थी, तो महात्मा गांधी का जो पैसिव रेसिस्टेंस था इसी से इन्फ्लुएंस था। अब रोमांटिक पोएट्स की इंस्पिरेशन थे जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन से बड़े इंस्पायर्ड थे ये रोमांटिक पोएट्स। इस बीच दोस्तों रोमांटिक्स में दो पोएट्स ऐसे भी थे, जॉन क्लेयर और वाल्टर सेवेज लैंडर। ये दोनों रोमांटिक्स में फिट नहीं बैठते थे। विक्टोरियन एज में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे, जैसे रिफॉर्म एक्ट 1832, तो अलग अलग चेंजेस आ रहे थे। विक्टोरियन एज के पार्ट से दोस्तों जॉन क्लियर, ये विक्टोरियन एज में गिने जाते हैं। जॉन क्लियर, लॉर्ड टेनिसन, ब्राउनिंग, एलिजाबेथ ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड, रॉस्टी, क्रिस्टियाना रॉस्टी, स्टीवनसन, ऑस्कर वाइल्ड, विलियम बटलर येट्स, हार्डी, किपलिंग और जी.एम. हॉपकिंस, ये सब थे विक्टोरियन पार्ट्स। तो मैं बात करता हूँ जॉन क्लियर की। जॉन क्लियर दोस्तों इंग्लिश कंट्री साइड पर लिखते थे। जोनाथन बेट ने इनको एक ग्रेटेस्ट लेबरिंग क्लास पोएट बोला है। टेनिसन इस एज के स्पेंसर बन के आए थे, जिनकी पोएम्स किंग्स और क्वींस को पढ़ना पसंद थी। कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपना ज़्यादातर टाइम इंग्लैंड से बाहर निकाला, इटली वगैरह में। इन्होंने इंग्लिश पोएट्री को ड्रामेटिक मोनोलॉग दिया। एलिजाबेथ ब्राउनिंग भी सोनेट्स के लिए जानी जाती हैं अपनी।
मैथ्यू आर्नोल्ड वर्ड्सवर्थ से बड़े इन्फ्लुएंस थे और जीएम हॉपकिंस, इन्होंने मॉडर्न्स और पोस्ट मॉडर्न पोएट्स को इन्फ्लुएंस किया। एक मूवमेंट आता है मिड 19th सेंचुरी में, प्री राफेलाइट ब्रदरहुड, जिसमें शामिल थे डीजी रॉस्टी, जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत है दोस्तों विक्टोरियन पोएट्री में। मैं आपको बताऊं कि 1890s के आसपास इंग्लिश पोएट्स को इंटरेस्ट आने लगा फ्रेंच सिंबोलिज्म में। तो इसी फ्रेंच सिंबोलिज्म से इंस्पायर होकर के पोएट्स की दो ग्रुप्स बने। पहला ग्रुप था दोस्तों येलो बुक पोएट्स, जिसमें शामिल थे एसी स्विनबर्न, ऑस्कर वाइल्ड और आर्थर सैमंस। और दूसरा ग्रुप था राइमर्स क्लब ग्रुप, जिसमें शामिल थे विलियम बटलर यीट्स, एल जॉनसन और अर्नेस्ट डॉसन। दो ग्रुप्स थे पोएट्स के जिनका फ्रेंच सिंबोलिज्म की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा। फिर आती है दोस्तों 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के शुरुआती सालों में अभी भी विक्टोरियन एज की पोएट्री को कंटिन्यू किया जा रहा था दोस्तों। कुछ पोएट्स थे जैसे यीट्स और थॉमस हार्डी, ये एक ब्रिज की तरह काम कर रहे थे। ऐसे में एक पोएट थे ए हाउसमैन, जो कि ऐसे पोएट थे जो विक्टोरियन एज में पैदा हुए थे और 1890s में इन्होंने अपने वर्क्स को पब्लिश करवाना शुरू किया। इन्होंने एक श्रॉपशायर लैड नाम की साइकिल ऑफ पोएम्स को लिखा। फिर होता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और ये टाइम था दोस्तों जॉर्जियन पोएट्स का। ये पोएट्स थे एडमंड ब्लंडन, रूपर्ट ब्रूक, रॉबर्ट ग्रीव्स, डीएच लॉरेंस और एस सिसुन, जिसमें से रूपर्ट ब्रूक और एस सिसुन को तो वॉर पोएट्स का टाइटल मिल गया। डीएच लॉरेंस ने मॉडर्निस्ट मूवमेंट को लाया। इनके अलावा रुडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने एफ नाम की एक पोएट्री लिखी थी। अब दोस्तों मॉडर्न एज में अमेरिकन बॉर्न पोएट्स आ गए जैसे गर्टरूड स्टाइन, टीएस एलियट, एजरा पाउंड, जिन्होंने इंग्लैंड में पोएट्री लिखी। लेकिन जब टीएस एलियट ने अपनी पोएम वेस्टलैंड को पब्लिश करवाया तो वो इस टाइम की मेजर पोएम बन गई और टीएस एलियट इस टाइम के मेजर पोएट। 1930s के टाइम के पोएट थे डब्ल्यूएच ऑर्डन, स्टीफन स्पेंडर और लुइस मैकनाइस। 1940s के टाइम के पोएट्स थे कीथ डगलस, हेनरी रीड, एफ.टी. प्रिंस और डेलन थॉमस। दोस्तों न्यू रोमांटिक पोएट्स भी आ गए थे इस टाइम पर, डेलन थॉमस, जॉर्ज बार्कर, डब्ल्यूएस ग्राहम, कैथलीन रेन और हेनरी ट्रीस। तो ये सब थे न्यू रोमांटिक पोएट्स। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही।